Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accessor Physics where you learn the easiest and basic concept of physics. If you learn this channel, you feel and realize that you love that subject. ठीक है, तो वेब ऑप्टिक्स अपना चैप्टर चल रहा था अभी तरंग प्रकाशिकी, लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं भाई यंग का द्विस्लिट का प्रयोग। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले से पहले इससे पीछे का लेक्चर एक बार रिपीट कर देते हैं भाई, क्योंकि पीछे के लेक्चर का थोड़ा बहुत मेथड इसके अंदर यूज़ होने वाला है भाई। ठीक है, पीछे के लेक्चर में अपन ने बात की थी कि व्यतिकरण क्या होता है भाई। ठीक है, वहाँ पर अपन ने ये पढ़ा था कि जब दो तरंगे आपस में मिलती हो, मतलब दो तरंगों का इंटरफ्रेंस होता है, तो कहीं पर ब्राइट पॉइंट मिलता है और कहीं पर क्या मिलता है, डार्क पॉइंट मिलता है। एक बार उसको दोहरा देते हैं, अभी रिपीट कर देते हैं। सुनो, कल के लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं कि जब दो वेव्स आपस में मिलती है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि दो वेव्स मिल रही हैं, तो इन जिस पॉइंट पर दोनों तरंगें मिलती हैं उस पॉइंट पर अपने को क्या मिलता है, ब्राइट पॉइंट मिलता है या मिलता है डार्क पॉइंट, यानी कि या तो मिलेगी काली फ्रिंज या मिलेगी दीप्त फ्रिंज। ठीक है, और ये ब्राइट और डार्क पॉइंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों तरंगों के बीच में पथ का अंतर आने की वजह से आया था भी। ठीक है, वहाँ पर अपन ने जाना था कि पथांतर क्या होता है, मतलब दो तरंगें थी, एक कम रास्ता तय कर रही थी और दूसरी ज़्यादा रास्ता तय कर रही थी, तो इस रास्ते के डिफरेंस को आप क्या बोलते हो, पथांतर बोलते हो। और इसी की वजह से ही इस पॉइंट पी पर क्या आया था भाई, अपना ब्राइट और डार्क पॉइंट आया था। स्रोत एक ही था, एक ही सोर्स से प्रकाश किरण निकली, और वो जो किरण है उन दोनों किरणों के बीच में रास्ते में क्या आ गया था, डिफरेंस आ गया था। उसकी वजह से अपने को क्या मिला था, पॉइंट पी पर ब्राइट और डार्क पॉइंट मिला था। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विन्यासी व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में अपन ने ये पढ़ा था कि जो पॉइंट पी होता है वहाँ पर मिलता है ब्राइट पॉइंट। ठीक है, अपन ने पथांतर इक्वल टू निकाला था एन लैम्बडा, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब कि संपोषी व्यतिकरण के केस में अपन ने आयाम को मैक्सिमम किया था, इंटेंसिटी को मैक्सिमम किया था, तीव्रता को, तीव्रता अधिकतम होगी, मतलब कि लाइट मिलेगी अपने को भाई। तीव्रता ज़्यादा होती है तभी लाइट मिलती है, और तीव्रता कम है तो डार्क पॉइंट मिलेगा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए अपन ने कोस फाई की वैल्यू कितनी रखी थी, मैक्सिमम रखी थी, और मैक्सिमम रखने के बाद में वहाँ पर जो पॉइंट मिला था, इंटेंसिटी और आयाम दोनों के लिए क्या मिला था, मैक्सिमम मिला था। तो जहाँ पर ये दोनों मैक्सिमम होते हैं वहाँ पर अपने को क्या मिलता है, ब्राइट पॉइंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने विन्यासी व्यतिकरण के बारे में जाना था। याद हो तो कोस फाई की वैल्यू आपने -1 रखी थी। इस केस के अंदर कोस क्या हो गया था, मिनिमम हो गया था, और मिनिमम के केस के अंदर इंटेंसिटी भी क्या हो गई, मिनिमम हो गई थी, और आयाम भी क्या हो गया था, मिनिमम हो गया। और दोनों ही केस के अंदर यहाँ पर क्या मिलेगा, अपने को एक डार्क पॉइंट मिलता है। ये सब बातें अपन पीछे के लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर नंबर 3 मिल जाएगा, वहाँ पर डिटेल से बताया हुआ है भी प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, उसकी गणितीय विवेचना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी की हुई है। ठीक है, आज का लेक्चर देखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये एक लेंथी टॉपिक है, तो इसको अपन आराम से करेंगे, मतलब कि 2-3 लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, सुनो, देखो यंग नाम के जो वैज्ञानिक है ना, एक बहुत बड़ा नाम है भाई। ऐसे समझो कि इन्होंने न्यूटन को टक्कर दे दी थी भी, मतलब न्यूटन, थॉमसन, इन सभी वैज्ञानिकों के अंदर इनका नाम आता है भी। सुना, बात करते हैं 1801 के। 1801 के अंदर यंग नाम के वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी थी भी। समझना ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, टाइम लेंगे इसके अंदर। यंग नाम के वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया, एक लाइट सोर्स लिया भी। ठीक है, और ये जो लाइट सोर्स था ना, ऐसा समझना कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत था। एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब ये होता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर की लाइट निकल रही है। या तो आप इसको रेड ले लो, या इसको ग्रीन ले लो, या येलो ले लो, कुछ भी ले लो। यहाँ पर यंग ने जो सोर्स लिया था वो कैसा था भी, एकदम सफ़ेद था। तो ऐसा कोई सोर्स है, ऐसा कोई स्रोत है, इसको यंग ने कहाँ रखा था, एक उत्तल लेंस के फोकस पर रख दिया था। और अपन जानते हैं कि फोकस से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया भाई, एक कार्डबोर्ड लिया। ठीक है, इस लेंस के सामने इन्होंने एक कार्डबोर्ड रखा, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर 2 जीरियाँ बना दी भी ऐसे। ठीक है, 2 जीरी बनाई, और वो जीरी बहुत मिनिमम थी, ऐसे समझो कि मिलीमीटर, उसकी जो डिस्टेंस थी वो मिलीमीटर की फॉर्म में थी भी। और उन दोनों के बीच में जो ये डी बनाया था, मतलब कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना डी, ये भी बहुत ज़्यादा स्मॉल थी भी। ये भी ऐसे समझना कि मिलीमीटर के आसपास ही थी, बहुत मिनिमम, एकदम बिल्कुल पास। और जब इन दोनों किरणों को, यानी कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जब इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपतित करवाया
तो इन्होंने क्या देखा, दूसरी साइड में एक इसने स्क्रीन लगा दी, यानी कि यंग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोर्स एस से निकलने वाले प्रकाश स्रोत को समांतर किरणों के रूप में बनाया। कैसे बनाया? सोर्स एस को कहाँ रख दिया? उत्तल लेंस के फोकस पे रख दिया। फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है, और इस लेंस के सामने इन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड रखा, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर 2 जीरी बना दी गई। ठीक है, और जीरी बनाई, और ये जो जीरी थी ना, ऐसे समझना कि प्रकाश दोनों साइड में थी। ठीक है, समझना इसको। तो जब इसके ऊपर लाइट आपतित करवाई और इस कार्डबोर्ड के दूसरी साइड इन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दी भी, और जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक अजीब सी डिस्कवरी हुई भी, मतलब कि कुछ अजीब था। देखना क्या हुआ था, जब लाइट इसके ऊपर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद में इस स्क्रीन के ऊपर कुछ अजीब फ्रिंजें बनी। अजीब फ्रिंजें ये बनी थी कि होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि ये लाइट इसके ऊपर जब गिरेगी तो ऐसा ये 2 जीरियाँ बनाई गई हैं, तो प्रकाश इससे ही पास आउट होना चाहिए इससे पास आउट होना चाहिए, बाकी का सारा लाइट क्या होनी चाहिए, यहाँ पे रुक जानी चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ भाई, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, होना तो ये चाहिए था कि ये जो जीरी बनाई गई है इससे पास आउट होके प्रकाश यहाँ पर केवल और केवल 2 जीरियाँ बननी चाहिए, केवल और केवल 2 जीरियाँ, क्योंकि प्रकाश उसी से पास आउट हो रहा है। क्योंकि न्यूटन का कणिका का सिद्धांत तो यही कहता है कि प्रकाश एक पार्टिकल है। देखो, जब ये थ्योरी आई थी 1801 के अंदर, यंग ने ये थ्योरी दी थी, और उस टाइम ये प्रूव नहीं हुआ था कि प्रकाश एक वेव है भाई। ठीक है, उस टाइम ये प्रूव हुआ था कि प्रकाश एक पार्टिकल है, जो न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन का कणिका का सिद्धांत है। तो नॉर्मल सी बात है, जब प्रकाश कण के रूप में है, कण की फॉर्म में 1801 चल रहा है भाई, और कण के फॉर्म में है, तो पार्टिकल जब इससे पास आउट होगा तो पास आउट होने पे क्या होना चाहिए, इस पर्दे के ऊपर केवल और केवल क्या बनने चाहिए, 2 ही फ्रिंजें बननी चाहिए, मतलब कि 2 ही पॉइंट बनने चाहिए, जो क्या होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। हुआ क्या, इस लाइट ने, इस जीरी से पास आउट होके प्रकाश जब पर्दे पर पहुंचा तो उन्होंने ये देखा कि जो बीच का पॉइंट है ना, उस बीच के पॉइंट में तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, मतलब कि बीच के पॉइंट में तो ब्राइट पॉइंट मिल रहा है, उसके साइड डार्क, और उसके साइड भी क्या बन रहा है, डार्क पॉइंट बन रहा है। मतलब कुछ अजीब हुआ था भाई, जो मतलब कि यंग सोच भी नहीं सकता था। ऐसे समझो इसको कि मान लो कि आपके पास में एक गत्ता है, यूँ समझो कि ये गत्ता है, ये मान लो कि गत्ता है, ठीक है, और यहाँ पर 2 आपने छेद कर दिया, सही है। तो 2 छेद किया तो यहाँ पर दीवार है, आपने क्या किया, यहाँ से 2 बॉल ली और दोनों बॉलों को इस छेद से गुजारा। तो होना क्या चाहिए था, होना तो यही चाहिए था कि छेद से बॉल पास आउट होके कहाँ जानी चाहिए, यहाँ ठप्पा खाना चाहिए। सही है या नहीं है भाई? बॉल यहाँ से जाएगी, इस छेद के अंदर पास आउट होगी, पास आउट होने के बाद में यहाँ ठिप्पा खाएगी। ऐसे ही ये दूसरी बॉल दूसरे छेद से पास आउट होगी और ठिप्पा कहाँ खाएगी, यहाँ खाएगी। होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ भाई। हुआ क्या, ये दोनों बॉलें जब पास आउट होके इधर की ओर निकली तो ये दोनों बॉलें यहाँ ठिप्पा खा रही थी। मतलब कि ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रही थी, ब्राइट फ्रिंज बन रही थी एकदम मध्य के पॉइंट में, जो पॉसिबल ही नहीं था। मतलब ये देखो, यहाँ पे देखो प्रकाश अगर आ रहा है, सोच रहे होंगे कि सर मतलब कि कहाँ बोल ले रहे हो, कहाँ प्रकाश है। देखो 1801 चल रहा है अभी, उस टाइम क्या है, कणिका का सिद्धांत था, और कणिका के सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रकाश को आप बोल मान सकते हो। देखो हाइगेंस का जो ये जो यंग का द्विस्लिट का एक्सपेरिमेंट है ना, ऐसा ना कि ये इसने टक्कर दे दी थी, इसने धज्जियाँ उड़ा दी थी न्यूटन के कणिका के सिद्धांत की। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने ये बोला था कि प्रकाश एक पार्टिकल है, और इसने प्रूव कर दिया था, 100% प्रूव कर दिया था कि प्रकाश एक वेव है। और इसने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया था कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। देखो ना, अभी तक ये थ्योरी बनी थी कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, अपन ये जानते हैं, लेकिन इस थ्योरी को भी इसने गलत साबित कर दिया था, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अगर प्रकाश सरल रेखा में चलता तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आप प्रकाश आपतित करवा रहे हो, ऐसा समझना कि यहाँ से प्रकाश आपतित करवा रहे हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, तो होना क्या चाहिए, प्रकाश ऐसे पास आउट होना चाहिए, ऐसे पास आउट होना चाहिए। और यहाँ पे जाके क्या बननी चाहिए, देखो यहाँ पर जहाँ पे बॉल ठिप्पा खा रही है, प्रकाश अगर सरल रेखा में चलता तो बॉल यहाँ पे जाके जब ठिप्पा खा रही है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बननी चाहिए, दीप्त बननी चाहिए, लाइट ज़्यादा होनी चाहिए।
सेम का सेम यहाँ से प्रकाश जब पास आउट हो रहा है तो पास आउट होने के बाद में जो फ्रिंज बननी चाहिए यहाँ पे क्या बननी चाहिए, ब्राइट बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। सरल रेखा में चल रहा था तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसको भी इस थ्योरी ने क्या कर दिया, फेल कर दिया। हुआ क्या, जो यहाँ पर पॉइंट मिल रहे थे अपने को, उससे ज़्यादा पॉइंट कहाँ मिल रहे थे, इस बीच वाले पॉइंट पे मिल रहे थे, इन दोनों के बीच में, जहाँ पर इस गत्ते ने प्रकाश को रोक रखा है, इस कार्डबोर्ड ने प्रकाश को रोक रखा है, वहाँ पर क्या मिल रहा था अपने को, वहाँ पर अपने को एक ब्राइट पॉइंट मिल रहा था, और उससे दूर जाने पे अपने को क्या मिल रहे थे, डार्क पॉइंट मिल रहे थे। मतलब यहाँ ब्राइट, उसके बाद में डार्क हो सकता है, लेकिन जो सेंटर था उस सेंटर पे अपने को क्या मिल रहा था, ब्राइट मिल रहा था। तो यहाँ से सरल रेखा की जो थ्योरी थी उसको भी उसने गलत साबित कर दिया था, और न्यूटन का कणिका का सिद्धांत था वो एक पूर्ण रूप से क्या हो गया था, फेल हो गया था। देखो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था यंग को, और न्यूटन का कणिका का सिद्धांत यहाँ पे फेल हो गया था। उसके बाद में देखना क्या हुआ, जब यंग ने ये कहा कि जो सोर्स है उस सोर्स से चलने वाली लाइट वेव है, तो नॉर्मल सी बात है कि सारे के सारे जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्वेश्चन उठाया, सवाल उठाया कि अगर ये वेव है तो वो जो परावर्तन अपवर्तन हो रहा था, ये देखो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से सोर्स चला और ये देखो सरल रेखा में चल रहा है। अपन कर चुके हैं ऑप्टिक्स के अंदर, रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं अपन, उसके अंदर प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है और इसकी डिस्कवरी की थी, और इसके ऊपर घटनाओं का अध्ययन भी अपन कर चुके हैं। परावर्तन अपवर्तन जैसी घटनाएं हैं, ये सारी की सारी प्रकाश एक सरल रेखा के लिए होती हैं। तब यंग ने ये बोला कि जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बड़ी वस्तु होती है, उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, लेकिन अगर आप बात करते हो छोटे ऑब्जेक्ट की, छोटा मतलब बहुत छोटा भी, ठीक है, उसके लिए आप ये बोल सकते हो कि प्रकाश एक वेव है। और ये जो डिस्कवरी थी, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये बहुत छोटी वस्तुओं के लिए किया गया था। इसीलिए तो क्या हुआ कि ये जो कार्डबोर्ड लिया था, इसके ऊपर ये जो जीरी है ना, ये बहुत मिनिमम है। ऐसा समझा कि आप अपने हाथ की उंगलियों को एकदम बिल्कुल पास करते हो, तो बिल्कुल पास करोगे तो एकदम बिल्कुल पास में ये ऐसे लगेगा कि एक दोनों चिपक गई है, लेकिन ये चिपक नहीं रही है अभी, ठीक है। तो इतने पास की जो वस्तु है उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, और इतनी ही पास क्या लिया गया था, ये कार्डबोर्ड लिया गया था, और इस कार्डबोर्ड की दोनों जीरियों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, d थी भी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया गया था और देखा क्या इन्होंने कि सोर्स से जो लाइट निकल रही है यहाँ से पास आउट हुई, पास आउट होने के बाद में यहाँ पे फ्रिंजें बनी, और हुआ क्या, जो सेंटर की फ्रिंज थी वो ब्राइट थी भी, ठीक है। उसके बाद में डार्क, इधर भी डार्क, उसके बाद में इधर ब्राइट, उसके बाद में इधर भी ब्राइट, मतलब कि डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे अपने को फ्रिंजें मिल रही थी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया था यंग ने। उसके बाद में सुनना, देखो जब ये थ्योरी आई तो 100% ये प्रूव हो चुका था कि जो प्रकाश है वो क्या करता है, वेव नेचर शो करता है। तो सबसे पहले ये इसका पर्पस क्या है, मतलब कि ये किस चीज़ को प्रूव करता है कि ये जो प्रकाश होता है ये क्या प्रूव करता है, ये एक वेव नेचर शो करता है, ठीक है। देखो जब न्यूटन का कणिका का सिद्धांत आया था तब उस टाइम इसने पार्टिकल माना था इसको, जैसे ये बॉल है, एग्जांपल समझना कि ये बॉल है और इस बॉल को आपने इस कार्ड सीट के 2 छेद में से गुजारा, तो होना ये चाहिए था कि ये बॉल यहाँ जाके लगनी चाहिए थी और ये यहाँ जाके लगनी चाहिए थी, मतलब कि यहाँ इन दोनों पॉइंट पे क्या मिलना चाहिए, ब्राइट पॉइंट मिलना चाहिए भी, और ब्राइट पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्राइट पॉइंट मिल रहा था इन दोनों के सेंटर में, मतलब कि इन दोनों ही ये जो दोनों ही छेद हैं, इन दोनों छेदों के बीच की डिस्टेंस के मध्य पॉइंट में अपने को क्या मिला था, ब्राइट मिला था। सोच रहे होंगे सर बॉल हो गई एक, दूसरा हो गया वेव, दोनों अलग अलग हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ना भाई, ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही दिखा रहा था। मतलब जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पास आउट करवाया गया, याद हो तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, उसके अंदर अपन ने एक लास्ट थ्योरी पढ़ी थी, उसमें अपन ने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो भी क्या करता है, एक वेव शो करता है, तरंग शो करता है, और उसके लिए आपने तरंग दैर्ध्य का मान भी निकाला था, ठीक है। लैम्बडा इलेक्ट्रॉन का मान आपने, यानी लैम्बडा इलेक्ट्रॉन के लिए आपने तरंग दैर्ध्य का मान निकाला था 1.227 अपॉन में रूट का v, ऐसा कुछ निकाला था, ठीक है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो भी क्या करता है, एक वेव नेचर शो करता है, और यहीं से क्या हुआ था भी, क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई थी भी। देखो क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई, और यहीं से स्टार्टिंग हुई थी उसकी। ये कम से कम 10-12 साल के बाद में पता चलेगा कि क्वांटम होता क्या है, क्वांटम थ्योरी क्या होती है। ये बहुत हेल्पफुल थ्योरी है भाई, ठीक है। उसके बाद में सुनना, जब यहाँ पे ऐसे समझो कि
आपने यहाँ पे ना एक लेज़र लाइट लगा रखी है। आप इस प्रैक्टिकल को ना घर में भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सुनना, एक कांच का टुकड़ा लेना भाई, ठीक है, ये सेम का सेम अपने को पता चल जाएगा कि हाँ फ्रिंजें ये होती है। क्या करना, एक कांच का टुकड़ा लेना और उस कांच के टुकड़े को ब्लैक कर देना। ब्लैक करने का मतलब उसको ऐसा समझना कि एक मोमबत्ती जलाना या अगरबत्ती जलाना, उस अगरबत्ती या मोमबत्ती से उसको इसके नीचे रख देना। मतलब कि कांच का टुकड़ा ऊपर है और छोटा लेना, ज़्यादा बड़ा मत लेना चाहिए। कांच का टुकड़ा और उसके नीचे मोमबत्ती की लो या दीपक की लो जलाना। जब ये कांच का टुकड़ा पूरा का पूरा ब्लैक हो जाए, तो पूरा ब्लैक होने के बाद में आप क्या करना, उसके बीच में तिल्ली से 2 लाइनें खींच देना, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी। रिपीट कर देता हूँ, कांच का टुकड़ा, उसको क्या करना, मोमबत्ती या किसी चीज़ से उस धुएं से उसको ब्लैक करना है। ब्लैक करने के बाद में एक तिल्ली लेना और उस तिल्ली से 2 लाइनें खींच देना। और वो जो लाइनें होगी ना, वो बहुत ऐसा समझना कि मिलीमीटर 10⁻³ मीटर की लेंथ की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिनिमम। और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरे साइड से आप क्या करना, कमरे की लाइट सारी ऑफ कर देना। दूसरी साइड से जो लेजर लाइट होती है, देखना ये जो आप सोर्स ले रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। या तो रेड होता है या ब्लू हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, एक वर्णी ही होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे लेज़र लाइट लेना और लेज़र लाइट से उस कार्डबोर्ड पर, उस कांच के ऊपर एकदम सेंटर से क्या करना, लेज़र लाइट गिराना। और दूसरी साइड आप पर्दे पर क्या देखोगे कि बीच वाला जो पॉइंट है वो ब्राइट है, उसके इधर वाला ब्लैक, उसके इधर वाला ब्लैक, उसके इधर वाला ब्राइट, उसके इधर वाला ब्राइट, ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट, ऐसे फ्रिंजें मिलेगी आपको। ये आप घर पे भी कर सकते हो। ऐसे मत कर देना कि मतलब कि घर पे एक गत्ता लिया बड़ा सारा और बोलोगे कि मम्मी चलो आपको इंटरफेरेंस दिखाते हैं, व्यतिकरण दिखाते हैं, और व्यतिकरण के चक्कर में मम्मी कहीं फ्लाइंग चंपल आए और फ्रिंजें आपके चेहरे पे बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, कहीं फ्रिंजें बनाने के चक्कर में मुंह के ऊपर एक कलजीरी बना बैठो। ठीक है, तो सुनो, देखो ये एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो आपको क्या मिलेगी, फ्रिंजें मिलेगी। ऐसा समझना, इसको देखना, ये तो थ्योरेटिक, ये तो आपकी प्रैक्टिकल विवेचना थी। सोर्स एस से लाइट निकाली, उसको कहाँ गिराया, एक पर्दे पर, इसको एक स्लिट के ऊपर आपने 2 जीरी बनाई और दूसरी साइड आपने क्या प्राप्त किया, ब्लैक ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त की। ये यंग का क्या था भाई, द्विस्लिट का प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद में ये क्यों प्राप्त हो रही थी, ठीक है, इसका रीजन क्या था, इसके बारे में अपन इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, समझना भी। ठीक है, इसको क्या सर, आज तो फिर बोरिंग चैप्टर उठा लिया है ना। इस डायग्राम को भी, वीडियोस को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद में अपन करते हैं इसकी गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना करने से पहले सुनना, जहाँ पर ये ब्लैक और ब्राइट स्पॉट मिल रहे थे अपने को, मतलब कि दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज मिल रही थी, ये किसकी वजह से मिल रही थी, एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने कल के लेक्चर के अंदर संपोषी व्यतिकरण और विन्यासी व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, इसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से संपोषी व्यतिकरण के लिए आपने किया था कि आई और जो ए होता है आयाम, ठीक है, आई और वी जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, कल के लेक्चर में अपन ने क्या किया था, कोस फाई को मैक्सिमम किया था, और मैक्सिमम कोस कितने पे होता है, 1 पे होता है। और उस दौरान अपन ने इस संपोषी व्यतिकरण के लिए, मतलब ब्राइट पॉइंट के लिए, मतलब दीप्त फ्रिंज, क्या मिलेगा, जीवन में उजाला हो गया। ठीक है, मतलब कि ब्राइट पॉइंट मिलता है, और उसके लिए अपन ने मैक्सिमम पॉइंट निकाला था। आई क्या है, जहाँ पे इंटेंसिटी है, तीव्रता है, और वी ये ए क्या है, आयाम है। ठीक है, इसके लिए अपन ने क्या निकाला था, मैक्सिमम पॉइंट निकाला था। और जो डेल्टा एक्स आया था, दोनों किरणों के मध्य पथांतर आया था, वो जो पथांतर, अभी बताते हैं पथांतर क्या होता है। वहाँ पर जो फ्रिंज मिल रही थी अपने को ब्राइट और ब्लैक, वो कैसे मिल रही थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डेल्टा एक्स जो आया था वो आपने निकाला था, ये कुछ आया था एन लैम्बडा। ठीक है, ये आया था आपका एन लैम्बडा आया था, और
n बराबर आपने लिखा था 0, 1, 2, 3 कितना भी हो सकता है। इसके बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि कोस y की वैल्यू कितनी होती है, कोस 1 की वैल्यू आपने निकाली थी इसके बारे में, और लास्ट जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था, n लैम्बडा आया था, जहाँ पे n क्या है 0, 1, 2, 3 है, और लैम्बडा क्या है, उस वेव की वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, और यहाँ पर अपने को मिल रहा था ब्राइट पॉइंट, दीप्त पॉइंट। उसके बाद में अपन ने विन्यासी व्यतिकरण किया था। विन्यासी व्यतिकरण का मतलब अदीप्त फ्रिंज, डार्क पॉइंट, काला पॉइंट, जीवन में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। ठीक है, और विन्यासी व्यतिकरण के लिए आपने जो आई था और आयाम ए था उसको क्या कर दिया था, मिनिमम कर दिया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 वेव ऑप्टिक्स का सर्च करना यूट्यूब पे, आगे लिख देना एक्सेसर फिजिक्स। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके इसको देख लेना, डिटेल से बताया हुआ है सारा का सारा। तो आई और ए को आपने क्या किया था, मिनिमम किया था, और मिनिमम के केस के अंदर ये जो मिनिमम करने के बाद में जो आया था कोस वाई की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, और -1 कहाँ कहाँ आया था भाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई, यहाँ पे आया था। ठीक है, और यहाँ से आपने जो निकाला था वो कितना था, जो पथांतर निकाला था डेल्टा x इजिकल टू 2n-1 लैम्बडा बाई 2, ये क्या निकाला था आपने, पथांतर निकाला था। मतलब वो जो दो तरंगें एक पॉइंट पर मिल रही थी, देखो व्यतिकरण क्या होता है, दो तरंगें आपस में एक पॉइंट पर मिलती हैं, और मिलने के बाद में व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करती है। व्यतिकरण प्रतिरूप का मतलब कहीं पर ब्राइट बनाती है, कहीं पर डार्क बनाती है। अगर संपोषी व्यतिकरण होगा तो ब्राइट बनाएगी, और ब्राइट बनाने का मतलब दो तरंगें चल रही है, ऐसे दो सांप वो कल नागिन वाला किया था ना डांस, नागिन डांस किया था अपन। तो जब दो पॉइंट एक जैसे मिलती है तो एक जैसे जिस पॉइंट पर मिलती है तो क्या बनता है, अगर पथांतर मतलब कितना है, n लैम्बडा है, तो अपने को क्या मिलेगा, ब्राइट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में विन्यासी व्यतिकरण है, वो जो दो नागिन है उनमें से एक पीछे रह गई थी, पीछे रह गई मतलब कि पथांतर आया। अगर वो पथांतर कितना है, 2n-1 लैम्बडा बाई 2 है, तो वो क्या मिल रहा था आपने को, अंधेरा मिल रहा था, डार्क पॉइंट मिल रहा था। ठीक है, ये संपोषी और विन्यासी व्यतिकरण का केस था। ठीक है, लब 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 सर क्या दवा जल्दी से बोल गए, है ना। देखो ये संपोषी और विन्यासी व्यतिकरण का केस है, कहीं डार्क मिलता है, कहीं अपने को क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है। जहाँ पर्दे पर वो फ्रिंजें प्राप्त हो रही थी, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, लब 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 लब। ठीक है, मतलब डार्क मिलेगी तो विन्यासी व्यतिकरण होगा, और संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब ब्राइट मिलेगी। ठीक है, अब आ जाओ, वो जो सेंटर के ऊपर अपने को मिल रहा था वो क्यों मिल रहा था, रीजन क्या है, समझो। जो सेंटर पर मिल रहा था वो क्यों मिल रहा था, रीजन देखो। मान लो कि अपने पास में एक सोर्स S है, एक वर्णी सोर्स, ठीक है, रेड, ग्रीन, वाइट, कुछ भी मान लो। इस एक वर्णी स्रोत S से मान लो कि लाइट निकल रही है, वेव निकल रही है, और यहाँ पर दो पॉइंट मान लो S1 और S2। ठीक है, और ये जो S है ना, ये एकदम सेंटर पे मान लो यहाँ पे है, और यहाँ पर मान लो कि एक पर्दा ले लिया, ठीक है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए। सर चादर लेते हैं मंचे की, है ना, 4 पाई की चादर लेते हैं सर हम तो, जो भी लो, ठीक है। तो ये पर्दा ले लिया, इस पर्दे के ऊपर आपने देखा क्या कि S1 और S2 से जब वेव निकली, होना क्या चाहिए था, अगर पार्टिकल है, अगर प्रकाश पार्टिकल है, और ये जो आपने पर्दा लिया है ना, इस S1 और S2 स्रोत की जो डिस्टेंस है, ये D है ना, ये बहुत ज़्यादा मिनिमम है भाई, इतनी मिनिमम है कि ये मिलीमीटर के अंदर है डिस्टेंस इनकी। ठीक है, और ये जो D है ना, पर्दे की D कैपिटल, मान लो इसकी D, और ये D और स्मॉल d के बीच में इतना डिफरेंस है कि कैपिटल बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है स्मॉल d से। मतलब ये D तो है मिलीमीटर के अंदर 10⁻³ में, और ये जो D है ना, ये मीटर के अंदर, ऐसे मान लो कि 2-3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है, ये D पर्दा पड़ा है। ठीक है, तो हुआ क्या, होना तो ये चाहिए था कि अगर ये पार्टिकल है, प्रकाश पार्टिकल है, तो प्रकाश यहाँ पे गिरेगा, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे गिरेगा। तो यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ पर अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए, 2 ब्राइट पॉइंट मिलने चाहिए, 2 दीप्त फ्रिंज मिलनी चाहिए, और बाकी सब क्या मिलना चाहिए, अंधेरा मिलना चाहिए। क्योंकि आपने जो कांच के ऊपर कांच लिया था, सारा तो कर दिया धुआं ही धुआं, 2 फ्रिंजें बना ली थी। होना क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट के ऊपर ब्राइट मिलना चाहिए, बाकी पर तो आपने क्या कर दिया, धुआं ही धुआं कर दिया। तो प्रकाश तो पास आउट होगा ही नहीं, कहाँ से मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, हुआ क्या, इन दोनों पॉइंट पे भी अपने को ब्राइट नहीं मिल रही थी, मिल तो रही थी,
लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी इससे कम थी। मतलब हुआ क्या, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर पॉइंट मिलने चाहिए सिर्फ 2 ही, बाकी जगह ब्लैक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, यहाँ से जो पॉइंट बना, यहाँ से जो वेव आई, क्या सर, यहाँ से जो पॉइंट आया, मतलब क्या कर रहे हो सर, मूड नहीं है क्या पढ़ाने का, ये लो ठीक है। मतलब हुआ क्या, इन दोनों की जो वेव आई, उन वेव्स ने यहाँ पर क्या बनाया, एकदम ब्राइट पॉइंट बनाया, और जिसकी जो इंटेंसिटी थी, तीव्रता थी, वो सबसे मैक्सिमम थी, जिसको आपने क्या बोला था, सेंट्रल ब्राइट बोला था, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, असल में यहाँ तो प्रकाश आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या रखा है, ब्लैक, धुआं धुआं कर दिया है सर, धुआं धुआं, यहाँ पे क्या कर दिया है, धुआं धुआं कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला था अपने को, ब्राइट पॉइंट मिला था और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का मिला था। उसके बाद में ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट, और इसके नीचे भी ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट। ये क्यों मिले थे, इसका भी अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्राइट मिल क्यों रहा था, ये समझो। देखो, ये जो S1 और S2 पॉइंट है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी है, D है, और ये कितना है, D/2 मान सकते हैं, ये D/2, ये भी कितना है, D/2 है, ये लो। ठीक है, मतलब ये बीच में है पॉइंट P। तो ऑब्वियस सी बात है कि S2 से जो लाइट चली वो यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ तक। नॉर्मल सी बात है, S1 भी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, x। मतलब दोनों ने सेम रास्ता कवर किया, सेम रास्ता कवर किया। तो जब ये सेम रास्ता कवर करेगा तो मैं ये कहूँ कि इन दोनों रास्तों के अंदर पथांतर कितना होगा सर, पथांतर। देखो, पथांतर से तो आता है ब्राइट और डार्क, संपोषी और विन्यासी व्यतिकरण। संपोषी के लिए डेल्टा = n लैम्बडा, विन्यासी के लिए 2n-1 लैम्बडा। अगर पथांतर होगा तो ही क्या होगा, ब्राइट और डार्क होगा। ठीक है, तो S1 से लाइट चली और पॉइंट P पर आई, S2 से लाइट चली और पॉइंट P पर आई, दोनों ने सेम रास्ता कवर किया। जितनी दूरी इसने तय की उतनी ही दूरी इस दूसरे ने तय की। यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से लेके यहाँ तक x, दोनों के मध्य पथांतर कितना आया, 0। कोई अंतर नहीं है भाई, इसने भी x की, इसने भी x की, x - x कितना आया, 0। ठीक है, और पथांतर 0 कब आता है, पथांतर 0 होता है डेल्टा x = n लैम्बडा के केस में, क्योंकि n का मान आप 0 भी रख सकते हो। n का मान 0 होगा, पथांतर कितना है, 0। और पथांतर अगर 0 है तो कौन सा है पॉइंट, ब्राइट। समझा नहीं समझे, मतलब दोनों का पथांतर 0 आ गया था, उसकी वजह से यहाँ पे क्या मिला था अपने को, ब्राइट पॉइंट मिला था। ठीक है, और पथांतर ही तय करेगा कि कहाँ पर ब्राइट मिलेगा और कहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। ठीक है, अब सुनना, अब अपन मतलब कि इसके किसी एक पॉइंट पे देखते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पे ये देखते हैं कि कहाँ पर अपने को डार्क मिल रहा है, कहाँ पर ब्राइट मिल रहा है। मतलब कि यहाँ से कोई पॉइंट ले लेते हैं x डिस्टेंस या y डिस्टेंस के ऊपर, और उसके ऊपर अपन उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं अपने को, ताकि मतलब कि अपन अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अपन ये आइडिया लगा सके कि यहाँ पर अपने को ब्राइट मिलेगा, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। किसी बिंदु पर फ्रिंज का नेचर कैसा होगा वो चेक करते हैं अब। ठीक है, और वो तय कौन करेगा, पथांतर। क्या निकाल दो, किसी पॉइंट पर उसका पथांतर निकाल दो, और पथांतर के बाद में क्या करो, संपोषी और विन्यासी व्यतिकरण से चेक कर लो कि पॉइंट कैसा है। ठीक है, देखो वही सेम का सेम स्रोत S लो, इस S स्रोत से क्या ले लो, 2 पॉइंट ले लो। मान लो कि यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे मान लो कि S1 है और ये S2 है। यहाँ से क्या निकली, लाइट निकली, ये लो, ये बीच का पॉइंट, और यहाँ पर आपका क्या पड़ा है, पर्दा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, d है। ठीक है, स्मॉल d। ये मान लो कि स्रोत S है। ठीक है, और ये डिस्टेंस S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस मान लो स्मॉल d है, और इस स्लिट के से पर्दे के बीच की दूरी मान लो कैपिटल D है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो बीच का पॉइंट है, इसको, ये सेंटर ब्राइट है भाई। ठीक है, याद रखना, सेंटर पे हमेशा को ब्राइट पॉइंट मिलेगा हमेशा,
और ब्राइट मिलेगा और उसकी जो तीव्रता होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। तो ये बीच का पॉइंट मान लेते हैं सेंट्रल ब्राइट है भाई, सेंट्रल ब्राइट, सी बी लिख दो इसको, ठीक है। अब तो लिख ही दिया, मेहनत कर ही ली है, मार्कर यूज़ कर ही लिया तो क्यों मिटो ऐसा ही, ठीक है। मान लो कि सेंट्रल ब्राइट से नॉर्मल सी बात है, अपने को पता है यहाँ पे ब्राइट मिलेगी तो यहाँ पे ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट, यहाँ पे ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट ऐसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है जिसको अपने को क्या करना है, चेक करना है कि क्या मिलेगा और मिलेगा कितनी डिस्टेंस में मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये भी तो चेक करना है। पॉइंट P है और इसकी डिस्टेंस मान लो इस सेंटर ब्राइट से कितनी है, x है, ठीक है। सेंटर ब्राइट से इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी है, x है। तो यहाँ से एक किरण निकलेगी, नॉर्मल सी बात है, जब प्रकाश का व्यतिकरण होगा, तरंगों का अध्यारोपण होगा, उस अध्यारोपण के कारण अपने को क्या मिलेगी, फ्रिंज मिलेगी। तो मान लो कि यहाँ से एक फ्रिंज है, यहाँ से कोई मान लो कि तरंग निकली या लाइट निकली और वो जो लाइट है पॉइंट P पर जाती है, ठीक है। सेम का सेम S2, इससे भी तो कोई लाइट निकली और वो भी क्या होगी, पॉइंट P पर अध्यारोपित होगी, ठीक है। पॉइंट P पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है, पॉइंट P पर अध्यारोपित हुई, ठीक है। इसको मिला दो और इसको भी मिला देते हैं। ये मान लो कि पॉइंट O है और ये मान लो कि पॉइंट Q है, ठीक है। रिपीट कर देते हैं, कोई सोर्स S है, उससे एक वर्णी प्रकाश स्रोत निकला, एक वर्णी प्रकाश स्रोत दो स्लिट के ऊपर दो छेद कर दिए, उन दोनों छेदों से क्या होगा, पास आउट होगा। और देखना ये जो छेद है ना S1 और S2, ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी जो डिस्टेंस होती है वो लगभग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इक्वल होती है भाई, ये याद रखना। अगर इक्वल होगी ना तो क्या करेगा, ये प्रकाश के लिए विवर्तन की शर्त को पूरा करेगा, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, लाइट पास आउट होगी। रिपीट कर देता हूँ, ये जो आपने S1 और S2 सोर्स लिए हैं, इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये लगभग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है ना। तरंग दैर्ध्य पता है क्या होती है, एक चक्कर पूरा करने में जितनी डिस्टेंस कवर की, वेवलेंथ लैम्बडा, उसके इक्वल होनी चाहिए भी इन दोनों S1 और S2 का आकार। तभी क्या करेगा, ये विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त को पूरा करेगा और प्रकाश का क्या होगा, इसका पास आउट हो जाएगा S1 और S2 से। और ये प्रकाश S1 और S2 से पास आउट होने के बाद में किसी पॉइंट पर मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट पे मिलते हैं और बहुत सारे पॉइंट पे क्या करते हैं, फ्रिंजें बनाते हैं, काली सफ़ेद फ्रिंजें बनाते हैं। मान लो कि ऐसा कोई पॉइंट है P और उस पॉइंट P पर क्या हो रहा है, इनका अध्यारोपण हो रहा है। और अध्यारोपण होने के बाद में ये कैसे फ्रिंज बनाता है ये अपन एक बार नहीं जानते। और ये जो P है ना, ये सेंटर ब्राइट से मान लो कि x डिस्टेंस पे है और x डिस्टेंस के ऊपर S1 और S2 से निकली तरंगों का क्या होता है, अध्यारोपण होता है, ठीक है। अब अपन सिर्फ एक ही बात जानते हैं, ये ब्राइट है या डार्क है ये नहीं जानते। अपन एक ही बात जानते हैं कि अगर ये ब्राइट है तो पथांतर होगा, अगर ये डार्क है तो भी पथांतर होगा, अगर ये ब्राइट है तो भी पथांतर होगा, अगर ये डार्क है तो भी पथांतर होगा, होगा ही नहीं होगा। तो क्या निकाल लेते हैं, इन दोनों वेव्स का पथांतर निकालो। पथांतर आ जाएगा तो क्या आ जाएगी, डार्क और ब्राइट भी आ जाएगी। तो S1 और S2 को अगर आप ध्यान से देखोगे, S1P और S2P दोनों की डिस्टेंस तो सेम नहीं है, दोनों की डिस्टेंस तो सेम नहीं है। मतलब ये है कि S1P छोटा है S2P से, और है डायग्राम से दिख भी रहा है। S2P बड़ा है S1P से, तो इन दोनों के बीच में पथांतर जो जरूर आएगा, और अगर पथांतर आएगा तो ब्राइट या डार्क दोनों में से कोई फ्रिंज जरूर आएगी, ठीक है। तो पथांतर निकाल लेते हैं। अगर इनके बीच में पथांतर निकालोगे तो क्या करो, यहाँ से इस पॉइंट से इसके ऊपर एक लंब डाल दो भाई। पथांतर या तो ऐसे बोलो कि लंब डाल दो, या कितना पथांतर है, दिख रहा है कि S2P बड़ा है S1P से, तो या तो क्या करो, S1P S2P में से घटा दो, पथांतर आ जाएगा। मतलब जो पथांतर होगा डेल्टा x वो क्या होगा, S2P बड़ा है, जानते हैं अपन, दिख रहा है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। S2P में से S1P घटा दो, पथांतर आ जाएगा। या क्या करो, इसके ऊपर एक लंब गिराओ, ये लो लंब, तो कितना पथांतर आया, ये इतना, ये ऊपर वाला ये तो बराबर हो गए। पथांतर कितना है, ये इतना, इसको आप क्या बोलते हो, डेल्टा x बोलते हो,
ठीक है, तो ये क्या आ गया, पथांतर आ गया। मतलब अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिख रहा है डायग्राम के अंदर दो त्रिभुज हैं, S1PO और दूसरा है S2PQ। इन दोनों त्रिभुजों से अपन प्रयत्न करते हैं इसकी S2P और S1P की वैल्यू निकालने की। ठीक है, पहले यूज़ करते हैं अपन त्रिभुज। सर आ गई कैलकुलेशन, कब से बोर हो रहे थे। त्रिभुज S1PO दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा तो मेरी आंखों से देखो। त्रिभुज S1PO दिखाई दे रहा है, S1PO। ठीक है, इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या सर, शॉर्ट में चलो। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की स्क्वायर। कर्ण कितना है, S1P। ये लो S1P की स्क्वायर। ठीक है, इक्वल होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब और आधार, ये हो गया आधार OP और लंब हो गया ये आधार हो गया S1O, मतलब कि S1O आधार हो गया और OP कितना हो गया, इसका लंब हो गया, OP की स्क्वायर। ठीक है सर, इसको सेंट्रल ब्राइट क्यों लिखा, इसको आप CB लिख दो, स्पेस बचेगा सर। सही है, ठीक है। तो S1P कितना है अपना, S1P निकालना है। ये लो S1P की होल स्क्वायर, पढ़ा रहने दो। S1O कितना है, S1O पर्दे की दूरी स्लिट से कितनी है, D की स्क्वायर। ये लो D की स्क्वायर प्लस OP। सर OP कैसे निकालें, ये इतना ही है, ये तो है ही नहीं अपने पास में। लेकिन ढकनो, अगर ध्यान से देखो आप इसको, तो ये D है, ये यहाँ पे है सेंटर, यहाँ पे है सेंट्रल ब्राइट, तो ये D है, तो ये अपन जानते हैं कि मध्य के पॉइंट में होता है। तो ये हो गया चौधरी D/2, ये भी चौधरी कितना हो गया, D/2। सही है या नहीं, ठीक है। तो D/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, टोटल है X, ये इतना है D/2, तो आप इसको X में से D/2 घटा दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा ना चौधरी। तो कितना हो जाएगा मित्रों, कितना हो जाएगा, D/2 इतना है और ये इतना चाहिए अपने को। तो मित्रों इसको आप लिख सकते हो X माइनस D/2 की होल स्क्वायर। ये लो, इसको करते हैं 16। ये लो S1P की स्क्वायर। अच्छे दिन आएंगे मित्रों। D की स्क्वायर इक्वल टू X की स्क्वायर प्लस D की स्क्वायर अपॉन में 4A माइनस B की होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2X इंटू D/2। 2 से 2 कैंसल, S1P की होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस X की स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो जाएगा माइनस का XD। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ये लो भी, ये आ गई अपने पास में एक इक्वेशन। ठीक है गुरुजी, S2P भी तो तय है। S2P कहाँ पे है, ये देखो S2P माइनस S1P करना है, तो S2P कहाँ से निकालोगे, S2P हो गया S2PQ। आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज S2P क्यू या Q, ये लो क्यू। ठीक है, S2P क्यू त्रिभुज है, इसमें क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ये लो PTH, ये सही है अब की बार शॉर्ट तरीका। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो इसमें कर्ण क्या है, S2P, तो ये लो S2P की होल स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर हो गया X। सर X ही है, आगे ये D/2 पड़ा। ये देखो, ये इतना, यहाँ तक इतना, ये इतना, टोटल बन गया इतना। कितना हो गया, X प्लस D/2, X प्लस D/2 की होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर कितना है, S2 का कितना हो गया, D। ये लो प्लस का D स्क्वायर। ठीक है, इसको करते हैं 16। ये लो S2P की स्क्वायर इक्वल टू X की स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 2
एक्स डी बाई 2 प्लस डी स्क्वेयर, ठीक है। एस टू पी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स की स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर 4, ये कितना बन गया 2x डी प्लस का डी स्क्वेयर, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ये लो समीकरण 3। चाहिए क्या, पथांतर S2P माइनस S1P, समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 व 4 का मान मित्रों कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। समीकरण तार तो है ही नहीं यहाँ पे, चलो समीकरण 2, ये लो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। क्या आएगा, S2P माइनस S1P, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं S2P S1P। एक काम करते हैं सर, ये क्या कर दिया हमने, तो रट्टा मार लिया था। कोई बात नहीं, रट्टा मारने की ज़रूरत कहाँ है। समीकरण 3 में से 2 को घटा दो। समीकरण 3 में से 2 घटाने पर जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, S2P की होल स्क्वायर माइनस S1P की होल स्क्वायर इक्वल टू S2P पड़ा है ये x की स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस एक्स डी प्लस में d की स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ लिख रहा हूँ, वो स्पेस बचाना है अपने को, -2 समीकरण d की स्क्वायर माइनस का x की स्क्वायर, ये प्लस था यहाँ पे माइनस पड़ा है, ठीक है। माइनस पड़ा है, अंदर माइनस गुणा हो जाएगा, ये x प्लस का है लेकिन माइनस का आएगा यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस का है यहाँ पे, कितना आएगा माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में 4, माइनस का है यहाँ पे, कितना आ जाएगा प्लस का x थी, जो कतरा है उसको काट दो छज्जी। ये लो x की स्क्वायर से x की स्क्वायर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर 4 गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर किया, ले दे के बचा अपना एक्स टी। यहाँ पे छाप दूँ, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे उतार दो सर जी, यहाँ पे उतार देते हैं। S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P की होल स्क्वायर बची हुई है अभी तक, माइनस है बीच में, इक्वल टू कितना बचा है यहाँ पे एक्स डी प्लस में एक्स डी, ये बचा है 2xd, ठीक है। ये देखो S2P की स्क्वायर माइनस S1P की स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10th क्लास में रट्टा मारा था, सर जी पूछ रहे तो फिर गड़बड़ कर देते थे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सर ने बताया था a प्लस बी बेटा a माइनस बी, तो S2P माइनस S1P और ये होता है S2P प्लस S1P इक्वल टू 2xd। इसको अपने को चाहिए इतना ही, ये उधर ले जाओ, यानी कि S2P माइनस S1P, ये लो पथांतर आ गया, और ये ले दे के बचा खुचा बेचारा इधर चला गया इसके बटा में, S2P प्लस S1P, ठीक है। अब क्या करोगे सर, इतना तो निकाल दिया अपन ने, तो बेटा S2P माइनस S1P हो गया पथांतर, 2xd अपॉन में S2P प्लस S1P, इसको करना है गायब। यहाँ पे वैल्यू देखो, S1P और S2P की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने ये तो लिखा था कि ये D है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है स्मॉल d से, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है स्मॉल d से, मतलब देखो ये D तो है इतना सा, इसको और छोटा कर लो, ये देखो पास लेके आता हूँ, इसको कर लो और छोटा, और जो कैपिटल D लिख रहे हो ना, ये यहाँ पे है इतना दूर, तो जब यहाँ से S1 और S2 दोनों पड़े हैं इतनी डिस्टेंस में, तो यहाँ से जब पार्टिकल चलेगा तो जितना दूर जाएगा उतना स्ट्रेट होता जाएगा। मतलब देखो ये कैपिटल D बड़ा है स्मॉल d से, ये बहुत छोटा है, और ये पर्दा बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ये है माइनस मिलीमीटर की कोटि का, और ये है मीटरों में कई, तो देखो ये इतना है, ठीक है। तो इस पर्दे को जब दूर लेके जाओगे तो ये मेरे हाथ है ना, ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ओबियस ही बात है नीचे आएगा, क्योंकि पर्दा दूर खिसक रहा है, ये नीचे आएगा, और पर्दा दूर खिसेगा नीचे आएगा। तो पॉइंट P यहाँ पे है, ये लो,
और पर्दे को दूर लेके जाओगे तो पर्दे से दूर जाएगा तो पॉइंट P नीचे आता जाएगा, पॉइंट P नीचे आता जाएगा तो मेरा हाथ भी क्या होता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो अगर ये केस ले रहे हो D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, तो क्या होगा, ये दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा तो मैं कह सकता हूँ क्या S2P और S1P ये दूर तक जाता 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 कितना हो सकता है, इस स्मॉल कैपिटल D के बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। भी दूर लेके जा रहे हो आप, ये बहुत छोटा है, ये कई मीटरों में है, तो केस क्या लिया जाएगा, केस ये लिया जाएगा कि S2P और S1P को आप D के बराबर मान सकते हो। छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटे छेद है, D बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो मैं कह सकता हूँ क्या एक केस के लिए पर्दे की अधिकतम दूरी के लिए, पर्दे की अधिकतम दूरी के लिए यदि कैपिटल D बड़ा है स्मॉल d से, ठीक है, तो S2P इक्वल S1P इक्वल कैपिटल D, सही है। यहाँ से S2P माइनस S1P इक्वल 2XD अपॉन में S2P भी कितना हो गया D, S1P भी कितना हो गया D, तो S2P माइनस S1P इक्वल टू ये कितना हो जाएगा D प्लस D, 2D, 2 से 2 कैंसिल, XD अपॉन में स्मॉल d। तो ये क्या आ गया, ये आ गया दोनों किरणों के मध्य पथांतर, ठीक है, ये हो गया दोनों किरणों के मध्य पथांतर। मतलब S2P माइनस S1P को क्या लिखा था समीकरण 1 से, डेल्टा x इज इक्वल टू XD अपॉन में D। ये लो सर, थैंक गॉड आ तो गया। तो डेल्टा x इज इक्वल टू निकाला है आपने XD अपॉन में D, जहाँ पे x क्या है भाई, इस सेंट्रल ब्राइट से जो मध्य का पॉइंट है उससे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, दूरी स्मॉल d, इन दोनों स्रोत है ना S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस, और कैपिटल D क्या है, पर्दे की दूरी है भाई, ठीक है। ये पथांतर आया अभी तक, मतलब कितना अंतर हो सकता है, और इस पथांतर आ गया मतलब क्या आ गई, ब्राइट और ब्लैक आ गई, कोई भी हो सकती है दोनों में से, कैसी कौन होगी वो अपन अभी नेचर पता करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर। इसको मैं एक बार आप इसको पोज करके नोट कर लेना भाई, ठीक है। ये लो दूर हो जाता हूँ मैं, और दूर हूँ नहीं, बहुत है, ठीक है। इसको अब अपन मिटो देते हैं, कहाँ से, यहीं से मिटो देते हैं। ये डायग्राम तो अपने को अभी तक चाहिए सर, और ये लो डेल्टा x इज इक्वल टू आ गया अपना, डेल्टा x पड़ा है, इसको मैं मिटो के यहाँ लिख लेता हूँ। डेल्टा x इज इक्वल टू पड़ा है XD अपॉन में कैपिटल D। ये लो, ये तो आई है उस सेंट्रल ब्राइट से उस पॉइंट P की डिस्टेंस। अब उसका नेचर कैसा होगा वो पता करते हैं, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर पे चलो, संपोषी व्यतिकरण है, अगर ये संपोषी व्यतिकरण है तो क्या होता है पथांतर, डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्बडा, यही होता है। डेल्टा x कितना निकाला है आपने, XD अपॉन में कैपिटल D, XD अपॉन में कैपिटल D, सही है। दूरी कितनी है पर्दे की, x निकालते हैं, ये लो x इक्वल टू, इसको xn लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपने फ्रिंज कौन सी ली है, nवी फ्रिंज ली है, तो xn, ये लो xn इक्वल टू n लैम्बडा D अपॉन में स्मॉल d। बोलो एग्री करते हो, ये फ्रिंज की डिस्टेंस है, nवी फ्रिंज है तो ये उसकी डिस्टेंस है, समझना। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि पहली फ्रिंज है, देखो कैसे बनती हैं फ्रिंजेस, समझना। ये बीच का पॉइंट है, मान लो कि सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है, एक मिनट, ये स्रोत S है, इससे अपने को पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा, ये लो। उसके बाद में क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, उसके बाद में डार्क मिलेगा, ठीक है। मतलब ये चलता जाता है ऊपर की ओर, ये डार्क है, ठीक है। मतलब इसको मान लो ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, और ये सेंट्रल ब्राइट है भाई, ठीक है। CB काउंट करोगे ना आप तो इसको काउंट नहीं करोगे सेंट्रल ब्राइट को, मतलब आप बोलोगे क्या, पहली काली फ्रिंज, पहली सफ़ेद फ्रिंज,
ये पहली है, ये दूसरी नहीं है, ये सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ से तो काउंट कर रहे हो आप। ये पहली, ये है पहली ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद में ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज, दूसरी ब्राइट फ्रिंज 2B, ये तीसरी काली फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट है ये 2 काली यानी कि 2D, नहीं ये 3D हो गया क्योंकि ये पहली डार्क है, ये दूसरी डार्क है, ये तीसरी डार्क फ्रिंज है, ये तीसरी डार्क फ्रिंज है, ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस पता करते हैं अपन। देखो XN है पहली फ्रिंज के लिए, पहली 1, और ये आप यहाँ पे N लैम्बडा ले रहे हो यानी कि संपोषी व्यतिकरण है, मतलब मिलेगा क्या, ब्राइट मिलेगा। तो X1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, N का मान 1 लैम्बडा D अपॉन में स्मॉल d, मतलब पहली जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इस सेंट्रल ब्राइट से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्बडा D अपॉन में स्मॉल d, सही तो है, ठीक है। दूसरी जो काली फ्रिंज हो, जो दूसरी जो ब्राइट फ्रिंज होगी 2B, इसकी सेंट्रल ब्राइट से दूरी कितनी होगी, x, यही तो होता है, ये देखो ये लो यहाँ से x, सेंट्रल ब्राइट से x मापा है आपने पॉइंट P, तो दूसरे के लिए बात करोगे आप x2 के लिए, तो ये कितनी होगी 2 लैम्बडा D अपॉन में स्मॉल d, सही तो है। n का मान कितना रख दो 2, मतलब जो दूसरी ब्राइट फ्रिंज है ये 2B, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, सही तो है, ठीक है। अब निकालते हैं काली, नेचर पता करते हैं, ब्राइट तो नहीं बनेगा, काली भी तो बन सकती है, तो इसको एक बार के लिए इरेज कर देते हैं, दोबारा नहीं बनाऊंगा भाई, एक बार बोलने का क्या मतलब है सर, फिर एक बार तो आपको बुलाया है, बचाया है, ठीक है। सुनो, देखो अगर मान लो कि वो जो फ्रिंज बन रही थी पॉइंट P पर, उस पॉइंट P पर अगर काली फ्रिंज है, तो काली फ्रिंज है तो पथांतर विन्यासी व्यतिकरण आएगा, मतलब ये लोग विन्यासी व्यतिकरण के केस में, विन्यासी व्यतिकरण, और विन्यासी व्यतिकरण के केस के अंदर क्या होने वाला है, अपन जानते हैं कि अगर पथांतर विन्यासी व्यतिकरण के अंदर आता है 2n-1 लैम्बडा बाई 2, ये अपन पता है अपने को, विन्यासी व्यतिकरण होता है अगर काली फ्रिंज होती है, अगर डार्क होता है, अगर जीवन में अंधेरा होता है, तो आता है डेल्टा x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाई 2, ये होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर डेल्टा x रख दो ना, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो मित्रों, तो ये लो डेल्टा x रख दो, कितना निकाला है आपने, डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्बडा D अपॉन में स्मॉल d, यही तो है, लैम्बडा D अपॉन में स्मॉल d, नहीं 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 सर XD, यही तो था, XD था ना, XD अपॉन में ये था आपका x स्मॉल d अपॉन में कैपिटल D, ठीक है। डेल्टा x कितना है 2n-1 लैम्बडा बाई 2, अगर अपने जीवन में अंधेरा होता है तो रख दो यहाँ पे 2n-1 लैम्बडा बाई 2 इक्वल टू XD अपॉन में D, x निकाल लो, nवीं फ्रिंज है तो xn, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करो 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, xn आ गया, ठीक है। मतलब आएगा क्या इस पे, अगर x का मान यहाँ पे रखते तो कितना आएगा, क्या आएगी, काली फ्रिंज आएगी, डार्क आएगी, ठीक है। पहली काली फ्रिंज की बात करते हैं, x1 रखा, n का मान 1, 2-1 यानी कितना आ गया, कितना आ गया भाई, छर गलत कर दिया, यहाँ पे 2D भी तो है, हाँ, x1 रखा 2-1 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन में 2D, मतलब पहली जो काली फ्रिंज है सेंट्रल ब्राइट से, उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, पहली, यही तो है डार्क, पहली दिखाई दे रही है क्या, पहली डार्क फ्रिंज ये वाली, तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी आ गई सेंट्रल ब्राइट से, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन में 2D, ये डिस्टेंस पहली काली फ्रिंज के लिए, ठीक है। दूसरी के लिए कितनी आ जाएगी, x2 के लिए 2 रख दो, 4-1 3, कितना हो जाएगा 3 लैम्बडा D अपॉन में 2D, ये दूसरी काली फ्रिंज के लिए आ जाएगी, और दूसरी काली फ्रिंज कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 3 लैम्बडा D अपॉन में 2D,
ठीक है। इस प्रकार आप क्या निकालते हो, सेंट्रल ब्राइट से उन फ्रिंजों की क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो कि कितने डिस्टेंस के ऊपर क्या पड़ा है अपना, फ्रिंजें पड़ी है, मतलब कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये। लैम्बडा बाई 2d पे डार्क है, लैम्बडा बाई d पे क्या है, ब्राइट है। मतलब कि यहाँ से आप वैल्यू रख के पहली फ्रिंज दूसरी फ्रिंज इनसे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो सेंट्रल ब्राइट से। याद रखना सेंट्रल ब्राइट कभी भी काउंट नहीं होगी। अगर बात करते हैं पहली फ्रिंज के लिए, पहले दीप्त के लिए, तो जो दूसरी फ्रिंज होगी ना वो पहली होगी, क्योंकि ये काउंट नहीं होगा, ये सेंट्रल ब्राइट तो है लेकिन ये काउंट नहीं होगा। पहली दीप्त फ्रिंज ये वाली होगी, पहली काली ये वाली होगी, दूसरी काली ये वाली होगी, दूसरी ब्राइट ये वाली होगी। एक्चुअल में जो तीसरी होगी वो दूसरी होगी, सेंट्रल ब्राइट काउंट नहीं होगा। बोलो एग्री करते हो? ठीक है। उसके बाद में देखना ये जो फ्रिंजें होती हैं इनकी चौड़ाई कितनी होती है, मतलब सेंट्रल ब्राइट से चलने के बाद में जो ब्राइट आया उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, या डार्क से चलने के बाद में अगला जो डार्क आया उसकी डिस्टेंस कितनी है, क्या बोलते हो, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हो। मतलब दो दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस, मतलब देखो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सेंट्रल ब्राइट से यहाँ तक की डिस्टेंस लैम्बडा बाई डी है, लेकिन ये डी बीच में है काली फ्रिंज वाला। अपने को दो दीप्त फ्रिंजों के बीच में चाहिए, दो दीप्त फ्रिंज या दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, जो क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई होती है। तो मित्रों अपने को चाहिए काली और दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। देखना फ्रिंज चौड़ाई जिसको आप बोलते हो बीटा, बीटा फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, दो दीप्त या दो अदीप्त, एक अदीप्त और एक दीप्त नहीं होगा भाई, दो दीप्त हो सकती है या दो अदीप्त होती है। मतलब कि इन दोनों के बीच की नहीं पूछा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है ब्राइट ब्राइट की, मतलब कि ये सेंट्रल ब्राइट से इस ब्राइट की या इस ब्राइट से ऊपर वाली ब्राइट की, दो ब्राइट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी या दो डार्क के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो दो दीप्त या दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, के बीच की चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। कहलाती फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, ठीक है। तो या तो दीप्त ले लो या अदीप्त ले लो, दोनों ही देख लेते हैं अपन। दीप्त के लिए आपने क्या निकाला है, दीप्त के लिए आपने फ्रिंज डिस्टेंस निकाली थी एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी अपॉन में डी, सही है। रेगुलर ध्यान रखना, ये जो दो दीप्त फ्रिंज लोगे आप ये कंटिन्यू होगी, मतलब कि ऐसा नहीं होगी पहली यहाँ पे अगली ऊपर ही ऊपर वो ले ले, नहीं, ये वाली उसके बाद में नेक्स्ट उससे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट, ऐसा नहीं होगा कि ये वाला उसके बाद में पाँचवीं ले रहे हो, नहीं, पहली और दूसरी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, फ्रिंज चौड़ाई होगी। ये नहीं होगी, देखना फ्रिंज चलती कैसे, ये ब्राइट है उसके बाद में डार्क उसके बाद में ब्राइट उसके बाद में डार्क, ऐसे चलती है फ्रिंज। तो ये ब्राइट है सेंट्रल ब्राइट, इसके ऊपर डार्क आएगा, इसको छोड़ देना है, ये सेंट्रल ब्राइट उसके बाद में डार्क उसके बाद में ब्राइट, तो सेंट्रल ब्राइट से ब्राइट वाली ये बीच की डिस्टेंस लेनी है, डार्क बीच में आएगा, पहला एक ही आएगा डार्क, ठीक है। तो ये हो गई एनवी फ्रिंज, इसको पहली लिखते हो तो N1 लिखते हो, दूसरी लिखते हो यहाँ पे 2 लिखते हो, ठीक है। अपन अगली लेनी है या पिछली ले लो, या तो इससे आगे वाली फ्रिंज ले लो या इससे पीछे वाली। तो ये अगर एनवी है तो इससे आगे वाली कौन सी होगी, XN+1 होगी, मतलब N+1 लैम्बडा डी अपॉन में डी, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। फ्रिंज चौड़ाई चाहिए तो दोनों को घटा दो, वही डिस्टेंस यही तो आएगी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए अपने को, तो ये इतनी घटा दो इसमें पहले वाली, ठीक है। तो इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएगी, फ्रिंज चौड़ाई, जिसको आप क्या बोलते हो बीटा, मीन्स XN1+1 डिस्टेंस माइनस XN, वैल्यू पुट कर दो, N+1 लैम्बडा डी अपॉन में स्मॉल डी माइनस N लैम्बडा डी अपॉन में डी। दोनों को घटाओगे N+1 ये पूरा घट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन में डी। ये लो भाई, यही बचेगा ना, कर लेते हैं इसको भाई, लैम्बडा डी अपॉन में डी, ये बचने वाला है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका
बीटा फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी भी, ठीक है। ये हो जाएगी दीप्त फ्रिंज के लिए। अगर अदीप्त फ्रिंज की बात करते हो, अगर अदीप्त फ्रिंज की बात करते हो तो उसके लिए आप फ्रिंज चौड़ाई निकालोगे, मतलब कि दो काली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, दो काली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई। क्या होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए? आपने एक्स एन कितना निकाला था? एक्स एन निकाला था आपने 2n+1 या 2n-1, कुछ भी ले लो, 2n+1 या 2n-1, और ये आया था आपका 2n-1 ही ले लो, और ये आया था आपका 2n-1 xn की वैल्यू थी ये λ/2। ऐसे समझो कि 1 मिनट, 2xn की वैल्यू आई थी 2n-1 λ/2, और यहाँ पे आपने लिखा था λd/2d। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्स ये आ जाएगा x के स्थान पे 2n-1, यानी कि λ/2d आ जाएगा। ठीक है, ये आई थी भी फ्रिंज की वैल्यू। तो ये एनवी फ्रिंज है, विन्यासी व्यतिकरण है, काली फ्रिंज है, मतलब विन्यासी के लिए अंधेरा होता है। जब विन्यासी व्यतिकरण के लिए फ्रिंज की वैल्यू, अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये पड़ा फॉर्मूला देखो काली फ्रिंज के लिए। ये पहली काली फ्रिंज है ये वाली, और ये दूसरी काली फ्रिंज है ये वाली। तो 3λd में से ये घटा दो, देखना है यहाँ से काली फ्रिंज देखना है। देखो ये काली फ्रिंज है और एक ये काली फ्रिंज है, ये यहाँ से लेके सेंट्रल ब्राइट से यहाँ तक की दूरी है 3λ/2, और ये कितनी दूरी है λd/2, मतलब कि जो काली फ्रिंज के लिए चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी 3λd/2d, माइनस कर दो λd/2d। जब माइनस करोगे इसको तो 2d क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा आपका एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा 3λd - λd। बचेगा क्या ले दे के, 2 गया, 2 से 2 कटा, λd/d, मतलब फ्रिंज चौड़ाई सेम आनी है। अगर ये नहीं समझे तो यहाँ पे आ जाओ, ये एनवी फ्रिंज है, इससे आगे वाली ले लो xn+1v, कितना हो जाएगा 2n+1 - 1 λD/2d। ठीक है, इसको सोल्व किया, xn+1 = 2n+2 2 - 1 यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा ये -1, 2 में से गया +1। ठीक है, और ये λD/2d हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ये घटा दो, बीटा क्या होता है xn+1 - xn, ये घटाओगे इसमें से, बीटा = कितना आ जाएगा 2n+1 λD/2d माइनस 2n-1 λD/2d। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आनी अपने को पता है कि बीटा = क्या आएगा λD/d। मतलब दो फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई समान रहती है, चाहे वो फ्रिंज काली हो चाहे वो फ्रिंज ब्राइट हो। ठीक है, ये थी भी आपकी फ्रिंज चौड़ाई दोनों काली और सफ़ेद फ्रिंज के लिए। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे कैसी फ्रिंज होगी, नेचर कैसा होगा, वो सारा का सारा तय करता है भी आपका पथांतर। ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ठीक है, जो आपके यंग का द्विस्लिट का प्रयोग है, इसके ऊपर इसकी इंटेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, इसके आयाम के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब जो वेव अध्यारोपित होने के बाद में अपने को मिल रही है वो कैसी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, आयाम क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, होपफुली ये जो लेक्चर चल रहा है, ये जो चैप्टर चल रहा है, ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय।